तो आज की कहानी हालात, देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। सुबह के 11 बजे थे। करकराती धूप कहर बरपा रही थी और लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे। जिनके पास कोई काम नहीं था वो या तो अपने घरों में चुपचाप सोए थे या फिर चलचित्र का आनंद उठा रहे थे। बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और चारों ओर एक मधुर, मनोहर और भाव विभोर वातावरण का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस कड़ी धूप में विधाता ने लोगों के जीवन में मिठास घोल दी है और हर कोई आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। मानो चारों ओर से एक आवाज़ सी आ रही थी, कमी कुछ भी नहीं, दिल खुश सा है, मिठास कायम रहे, मन नटखट सा है। मनोहर बाबू भी हमेशा की तरह अपने दफ्तर में थे। वे भारतीय रेलवे में कार्यरत थे और हमेशा की तरह अपने कार्यों में व्यस्त थे। अब वक्त शाम का हो चुका था और 6 बजने ही वाले थे। घड़ी की सुइयां उस पल को इंगित कर चुकी थी जब उन्हें अपने घर के लिए प्रस्थान करना था। उन्होंने देखा कि 6 बज चुके हैं, फिर दिन भर के अपने कार्यों का पुनर्निरीक्षण किया और निकल पड़े घर की ओर। काकोड़ी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उनका घर था और रास्ते में शराब का ठेका भी था। वहां पहुंचते ही उन्होंने पहले जमकर शराब पी और कुछ शराब की 4 पनियाँ अपने थैले में भर ली। उनका कदम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने से पहले ही वे शराब के नशे में मदहोश हो चुके थे। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह हाथ पैर धोया और अपनी माँ का डांट सुनकर भोजन करके चुपचाप सो गए। रोज का यह काम था। सुबह जगते ही सबसे पहले 2 पन्नी शराब पी और नित्य क्रम से निवृत्त होकर भोजन करने के बाद बची हुई शराब पीकर अपने दफ्तर की ओर चल पड़े। शराब वे नित्य दिन ऐसे पीते थे मानो कोई बालक दूध पी रहा हो। शराब चीज़ ही ऐसी है, इसे हर पल पीना है। लाख कोई कुछ भी कहे, इसके बिना नहीं जीना है। क्या बिहार की तरह पूरे भारतवर्ष में शराब बंदी होनी चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सब कुछ लगातार इसी तरह चल रहा था। मनोहर बाबू की माता, उनकी पत्नी रूमा और उनके 2 बच्चे विजय और ममता सारी खुशियां उपस्थित होने के बाद भी मानो एक अंधकार में जी रहे हों और एक ऐसी विपत्ति का सामना कर रहे हों जिसका कोई भी अंत नहीं दिखता था। दिन बीतता जा रहा था और दोनों बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर चुके थे। शराब चीज़ ही ऐसी है, ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। लड़का 2वीं कक्षा में और लड़की प्रथम कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। दोनों बहुत छोटे, क्रमशः 7 और 6 साल के मासूम और नन्हे प्यारे बच्चे थे। वक्त बीत रहा था, शराब नहीं छूटी। परिवार परेशान था पर आदत वही थी। विजय 7 साल का बड़ा ही प्यारा बालक था। वह अन्य बालकों से थोड़ा अलग था और हमेशा शांतचित्त रहता था। किसी से कभी भी झगड़ा नहीं करता था और अगर कोई उसे परेशान भी करे तो पूरी खामोशी से वहाँ से हट जाता था। काल की गति लगातार बढ़ रही थी और अब यह बालक 13 साल का हो चुका था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और अचानक एक दिन उसकी शादी कर दी गई। देखते हैं आगे क्या होता है। कम उम्र में शादी होने से जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी पर अभी तो घर का पूरा निर्वहन इसके पिताश्री ही कर रहे थे। उनकी ही ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। हो गई शादी पर उम्र कच्चा था। समस्या बढ़ी थी क्योंकि मैं एक बच्चा था। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, फिर भी आज भी यह बड़े पैमाने पर हमारे समाज में होता है।
इस पर रोक लगनी चाहिए। समय बीत रहा था पर मनोहर बाबू के शराब पीने की आदत नहीं छूट रही थी। अब तक उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा रोगग्रस्त हो चुका था और शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ती जा रही थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें चिकित्सालय ले जाना पड़ा। वहां जाकर मालूम हुआ कि इनके शरीर का लीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब कुछ ही दिन की सांसें बची हैं। यही होता है शराबियों का हाल। पूरा परिवार गम में डूब गया और मानो दुआ कर रहा हो कि किसी तरह परिवार के मुखिया की जान बच जाए। अंततः होने को जो मंजूर थी वही हुआ और मनोहर बाबू अपने पूरे परिवार को अपने छोटे भाई रामेश्वर के भरोसे छोड़कर अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। पूरे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा इलाका गमगीन था क्योंकि मरने वाले की उम्र 50 साल से भी थोड़ी कम थी। खैर अब अंत्येष्टि की तैयारी करनी थी और लाश शमशान की तरफ चल पड़ा। संयोग देखिए कि लाश ठीक से बंधी नहीं थी और रास्ते में गिर गई। सभी लोग भयभीत हो गए और आनंद फानन में लाश को अच्छे से अर्थी पे लिटाकर और बांधकर पूरा शमशान की ओर चल पड़े। अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न हुई और सारे परिजन घर आ गए। विधान के अनुसार जो मृतक भोज करने की परंपरा थी उसे ठीक समय पर पूरा किया गया और हर कोई फिर से अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होने लगा। वक्त इसी तरह चल रहा था। शराब ने ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है। शराब छूटी नहीं कभी, आज जिंदगी छूट गई। पीछे परिवार रह गया, आज वक्त भी रूठ गई। इसीलिए कहा जाता है कि शराब व धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिर्फ अपने सेहत के लिए नहीं, इससे पूरे परिवार को नुकसान होता है और एक बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है। चूँकि मनोहर बाबू एक सरकारी कर्मचारी थे अतः उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को 25 लाख रुपए मिले। इन पैसों पर रामेश्वर ने अपना अधिकार जमाना चाहा और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहा। आधी से भी ज़्यादा रकम वो हड़प कर गया और अपने बड़े भाई के परिवार को उनके हाल पे जीने के लिए छोड़ दिया। अब पूरी जिम्मेदारी विजय पे आ चुकी थी। विजय भी तो अभी एक बालक ही था। उम्र उसकी 16 या 17 साल हुई थी। चूँकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और अभी भी उसके पास 12 लाख रुपए बचे थे, यानी विजय के पास। उसे समझाने वाला कोई नहीं था कि अब आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। उसकी संगति गांव के ही कुछ नशेबाजों के साथ हो गई और वो भी अपने पापा की तरह जमकर शराब पीने लगा। एक सीधा सा बालक अब एक बड़ा शराबी बन चुका था। यही होता है जब धन हाथ में हो और उसका उपयोग करना ना आए तो उसका नष्ट हो जाना सुनिश्चित होता है। दिन भर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता और घर आकर अपनी माँ, दादी माँ, पत्नी और इकलौती बहन से गाली गलौज एवं मारपीट करता था। उसकी पत्नी अंजलि उसकी इस हरकतों से काफ़ी आहत थी। उसे समझाने की कोशिश करती पर वो किसी की नहीं सुनता था। उसकी भी सुबह और शाम अपने पापा की तरह शराब से ही होने लगी थी। शांत हो जाइए, शराब बुरी चीज़ है, इसे छोड़ दीजिए, यह किसी की नहीं है। ये पंक्तियाँ मानो अंजलि अपने पति विजय से नित्य प्रतिदिन कहा करती थी पर उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। शराब को उसने अपने जीवन का एक अंग बना लिया था। वक्त इसी तरह चल रहा था। अंजलि के बार बार समझाने के बाद भी घर का हालात नहीं बदला और वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। प्रतिदिन वो अपने पति को समझाने का असफल प्रयास करती थी और बदले में उसे प्रताड़ना सहना पड़ता था, गालियाँ सुनने को मिलती थी। एक दिन उसने खुद को ख़त्म करने का निश्चय करके खुद के शरीर में आग लगा ली। देखो एक शराब ने क्या क्या करवा दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया परंतु उसके शरीर का 80% हिस्सा पूरी तरह जल चुका था और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद उसने अपने पति को
परिवार सहित काफ़ी परेशान किया और उसे छुटकारा पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ा। पर आज के इस युग में इस तरह की बातों को मिथ्या माना जाता है। क्या भूत प्रेत होते हैं? मेरा मानना है नहीं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें बताएं कि भूत होते हैं या नहीं। नहीं सह पाई प्रताड़ना, खुद को ख़त्म कर लिया। कल तक परिवार से रूठी थी, आज जग से भी रूठ लिया। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ नए हो तो। विजय अब काफ़ी उदास रहने लगा। कुछ ही समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली और अपने नौजीवन की शुरुआत की। अब तक विरासत में मिली दौलत समाप्त हो चुकी थी और खुद का पेट पालने के लिए किसी तरह पैसे का इंतजाम करना पड़ता था। इस बीच उसकी दादी का भी देहावसान हुआ और वक्त निरंतर गति से गतिमान था। खुद का परिवार सहित पेट भरने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ हरियाणा चला गया, जहाँ उसके सास ससुर और उनका पूरा परिवार किसी निजी कंपनी में काम करके अपना गुजर बसर करता था। वो भी वहाँ जाकर कहीं काम करके अपना गुजारा करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक और फिर दूसरी बच्ची हुई। अब जब वो पैसे कमाने लगा तो पुनः शराब पीनी प्रारंभ कर दी। इधर गांव में उसकी माँ और बहन चाचा रामेश्वर के यहाँ रहने लगी और बड़ी चालाकी से उसने रूमा की सहायता से उसके खेत खलिहान को बेचकर सारे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। देखते हैं आगे क्या होता है। ये दुनिया ऐसी ही है, मतलबी बिल्कुल। लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं। अब तो भगवान ही मालिक, कोई किसी का नहीं है। सभी मतलबी होते हैं, हर कोई स्वार्थी है यहाँ। किसी को थोड़ा मौका दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया इसी तरह चलती है। विजय ने जब ये सब सुना कि उसका चाचा उसकी माँ की सहायता से उसका खेत खलिहान बेचकर सारे पैसे हड़प रहा है, तो वो फ़ौरन अपने बीवी बच्चों समेत गांव पहुंच गया। अपनी माँ को अपने पास लाया और समझाने लगा, पर उसे भी पता था कि उसकी माँ मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है। ये सब जानते हुए भी उसने अपनी माँ को अपने साथ रखने के बजाय उसके हाल पे छोड़ दिया और ये उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई, क्योंकि आगे और भी दुखद हुआ। अपने छोटे बहन की शादी किसी तरह करके वो वापस हरियाणा आ गया। उसके गांव से जाते ही उसके चाचा की फिर से वही हरकतें शुरू हो गई। वो दोबारा गांव गया, यानी विजय दोबारा गांव गया और इस बार कुछ समय रहकर वो भी अपना ज़मीन कौड़ियों के भाव बेचने लगा। जो भी पैसे मिले उससे कुछ दिनों तक फिर से शान शौकत से ज़िंदगी बिताई और पैसे ख़त्म होते ही वापस हरियाणा अपने परिवार सहित भाग आया। इस तरह से बचपन का भोला भाला बच्चा आज जवानी के अंधकार में भटक सा गया है कहीं। ना मंजिल का कोई ठिकाना है और रास्ते भी ख़त्म से हो गए हैं। ना मंजिल का पता है, अब ना ही कोई ठिकाना है। हालात ना जाने कहाँ ले जाए, अब ना ही मेरा ये ज़माना है। इस तरह से इस कहानी का समापन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।